भाग 3 हम तेरी चाहत में। पिछला 2 भाग अपलोड है, प्लीज़ उसे भी देखिएगा। आज नीता जी और आदित्य जी 10 साल बाद आमने सामने थे। क्यों, बोलिए ना नीता भाभी, आदित्य ने कहा। और नीता जी आंखों में आंसू लिए अपना सिर झुकाए थी। शौर्य भी हैरान था उन्हें वहां देखकर और उनसे कहा, पापा आप यहाँ? आदित्य जी बोले, हाँ बेटा हम यहाँ। आपको क्या लगता है आप नहीं बताएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा? हम आपके बाप हैं शौर्य, आप कब क्या करते हैं हमें पता होता है। हम जानते थे कि आप पौनी के लिए यहाँ आए हैं, वरना लंदन से डिजाइनिंग करने के बाद यहाँ आकर एमबीए कौन करना चाहेगा। और पौनी आपको हमने मना किया था इनके पास आने से, फिर क्यों आई आप? भाई साहब, इन बच्चों का कोई दोष नहीं है, इन सब में हमने बहुत कुछ खोया है। अब इन बच्चों की खुशी, इनकी मुस्कान नहीं खो सकते। नीता जी ने आदित्य जी से हाथ जोड़ते हुए कहा। आदित्य जी बोलते हैं, सही कहा भाभी जी, आपने बहुत कुछ खोया है हमने, और अब हम अपने बच्चों को नहीं खो सकते। आज भी याद है हमें वो रात जिसने हमारी ज़िंदगी को बदल दिया। 10 साल पहले आदित्य बंसल और राघवेंद्र चोपड़ा, ये 2 नाम बिजनेस जगत के बड़े नाम थे और साथ ही साथ 2 जिस्म एक जान वाले दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी थे। आदित्य जी की पत्नी आकृति और राघवेंद्र जी की पत्नी नीता दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। ये चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इनकी लव मैरिज थी। आदित्य और राघवेंद्र ने बहुत नाम कमाया था और इतने ही दुश्मन भी सौगात में मिले थे, लेकिन इन सबसे दूर वे अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। आदित्य जी के 2 भाई और थे जो जुड़वा थे, अनिकेत और अभिषेक। अभिषेक भी बिजनेस में अभी बड़े भाई की परछाई था, वो उन्हें अपना आदर्श मानता था, लेकिन अनिकेत हमेशा उनसे जलता था। सब कुछ बहुत अच्छा था, सभी लोग साथ में छुट्टियां मनाते, घूमते, वक्त बिताते। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि उन्होंने अपने बच्चों शौर्य और पौनी का रिश्ता 8 साल की उम्र में ही तय कर दिया था, और शौर्य और पौनी भी हमेशा साथ साथ रहना पसंद करते थे। इसी बीच एक लव स्टोरी और जन्म ले चुकी थी, अभिषेक और नीता की बहन प्रीति की। वो दोनों एक बिजनेस मीटिंग के दौरान मिले थे और उनकी ये मुलाकात प्यार में बदल गई थी, और अब सबको बताने के बाद वे जल्दी ही सगाई करने वाले थे। सब कुछ बहुत अच्छा था कि एक दिन आदित्य जी और राघवेंद्र जी को पता चला कि उनकी कंपनी का डेटा कोई चुरा के बेच रहा है। जब उन्होंने पता किया तो ये काम अनिकेत का था। गुस्से में आदित्य जी ने अनिकेत को घर से निकाल दिया था। सब लोग परेशान थे, दिन बीतते गए। आखिर आज अभिषेक और प्रीति की सगाई थी, लेकिन ये फंक्शन बस घर के लोगों तक सीमित रखा गया। सगाई होटल में थी और सब तैयारियों में लगे थे। शाम को सब लोग आए और फंक्शन शुरू हो गया। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और सब लोग उन्हें बधाई देने लगे। कुछ देर के बाद फंक्शन खत्म हो गया, सभी घर जाने लगे तो नीता जी और आकृति जी को मस्ती सूझी। नीता जी बोली, प्रीति तुम आदित्य भाई साहब के साथ बच्चों को लेकर दूसरी कार में जाओ और हम सब दूसरी कार से आते हैं। अभिषेक और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन्हें लगा वो एक साथ अलग कार में जाएंगे तो थोड़ा टाइम साथ में बिता सकेंगे। आकृति, क्या देख रहे हो एक दूसरे को? अब सगाई हो गई है तो नो मिलना जुलना, समझे? अभिषेक बोलता है, ओके भाभी माँ, जैसा आप कहें। आदित्य जी, भाभी जी और आकृति क्यों परेशान कर रही हो बच्चों को? वैसे भी हम सबको एक ही कार से जाना पड़ेगा घर, क्योंकि दूसरी कार टायर पंचर हो गया है। राघवेंद्र, कोई बात नहीं, हम एक ही कार से चलते हैं और सब लोग आ जाएंगे आराम से। नीता जी, लेकिन ड्राइव हम करेंगे। आकृति, नहीं मैडम, हमें घर जाना है, हॉस्पिटल नहीं। नीता जी बोलती हैं, चुप रहो तुम, हम ही ड्राइव करेंगे। इन दोनों की तू मैं देखकर सब हंस रहे थे। तभी शौर्य और बौनी जोर से बोले, आप कितना लड़ते हो, चलो ना घर, हमें नींद आ रही है। आकृति बोलती है, चलो मैडम, आपसे कोई जीत नहीं सकता, चलो चलते हैं। और सब लोग घर के लिए निकल गए। रात का वक्त था। नीता जी अपनी मस्ती में ड्राइव कर रही थी। उनके साथ वाली सीट पर राघवेंद्र बैठे थे और पीछे आकृति और आदित्य जी और बच्चे, और सबसे लास्ट सीट पर अभिषेक और प्रीति। तभी नीता जी को एहसास हुआ कि गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने घबराते हुए कहा, ब्रेक फेल है। राघवेंद्र जी, ये क्या कह रही हैं आप? नीता जी बोलती हैं, मैं सच कह रही हूँ, ब्रेक नहीं लग रहे हैं। आदित्य जी बोलते हैं, भाभी आप शांत हो जाइए और कार को आराम से ड्राइव कीजिए और एक्सीलेटर को मत दबाइए।
कार की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। आकृति बोलती है, लेकिन ब्रेक फेल हुई कैसे? राघवेंद्र बोलते हैं, अभी हम ये नहीं सोच सकते, हमारे साथ बच्चे हैं और हम रिस्क नहीं ले सकते। अभिषेक बोलता है, भाभी आप घबराइए मत, बिल्कुल भी। राघवेंद्र भैया आप कोशिश कीजिए कि भाभी की जगह जाने की और कार संभालिए। राघवेंद्र बहुत संभाल कर कोशिश करता है नीता की जगह जाने की, और आदित्य उसकी हेल्प कर रहा था। आखिर वो कामयाब हुए। नीता जी भी पीछे की सीट पर आ गई और आगे बस राघवेंद्र ही ड्राइव कर रहे थे और कार संभालने की कोशिश कर रहे थे। राघवेंद्र जी बोलते हैं, आदित्य गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, हमें एक एक करके गाड़ी से कूदना होगा। आदित्य, राघवेंद्र ये क्या कह रहे हो, बच्चे हैं साथ में, हम कैसे? राघवेंद्र बोलता है, सोचो मत, यही एक रास्ता है। आदित्य ने पौनी को और नीता जी ने शौर्य को अपनी गोद में उठाया हुआ था। तभी आकृति ने देखा कि सामने से एक ट्रक तेजी से उनके पास आ रही थी, तो उन्होंने नीता और आदित्य को एक तेज से धक्का दिया और वो दोनों बच्चों के साथ कार से गिर गए। लेकिन आदित्य को लगा कि नीता जी ने उन्हें धक्का दिया है और खुद भी कूद गई। दोनों दूर जाके गिरे, तभी उस ट्रक ने कार को ठोकर मारी और वहां से निकल गया। कार के परखच्चे उड़ गए थे। उल्टी पड़ी हुई कार से पेट्रोल निकल रहा था और अभिषेक का आधा शरीर बाहर था और प्रीति अभी अंदर थी, और राघवेंद्र और आकृति अभी नहीं दिख रहे थे। आदित्य, नीता जी और बच्चों को ज़्यादा चोट नहीं आई थी। आदित्य जी भागकर कार की तरफ आए और अभिषेक को कार से निकाला। उसे बहुत चोटें आई थी, लेकिन होश में था वो। प्रीति को निकालने की कोशिश कर रहा था और आदित्य भी उनकी मदद कर रहे थे। तभी नीता जी ने देखा कि पेट्रोल की वजह से गाड़ी में कभी भी आग लग सकती है। वो भाग गई और आदित्य जी को धक्का दिया, जिससे वो दूर जाके गिरे और अभिषेक को खींच के पीछे ला रही थी कि गाड़ी में जोर का धमाका हुआ। सब अस्त व्यस्त हो चुका था। रोड पर अभिषेक और नीता जी बेहोश थे और आदित्य के हाथ में दोनों बच्चे भी बेहोश थे। सब कुछ पल भर में हो गया था। आदित्य जी भी वहीं बेहोश हो गए। जब होश आया तो अब वो हॉस्पिटल में थे। उनका भाई अनिकेत उनके साथ था। वो उनके होश में आते ही उनके पास आया। अनिकेत, भाई साहब आप ठीक तो हैं ना? आदित्य जी, राघवेंद्र, आकृति, अभिषेक सब कहाँ हैं? अनिकेत बोलता, अभी आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। आदित्य जी, नहीं, बताओ मेरे बच्चे और बाकी सब कहाँ हैं? अनिकेत, भाई साहब वो बच्चे, नीता भाभी ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं। अभिषेक आईसीयू में है। और आदित्य जी? और क्या? अनिकेत बोलो। आकृति और राघवेंद्र वो कहाँ हैं? ठीक। अनिकेत बोलता है, उनकी डेड बॉडी मिली नहीं अभी तक। खाई के पास आपका एक्सीडेंट हुआ था, उनके कोने भाभी का दुपट्टा और राघवेंद्र भैया की टाई मिली, तो पुलिस को लगता है कि वो खाई में ही गिरे होंगे और वहाँ उनकी डेड बॉडी मिलना भी नामुमकिन है, और प्रीति की बॉडी यहीं हॉस्पिटल में है। ये सब सुनकर उनका दर्द आंखों से सैलाब बनकर निकल रहा था और वो उनकी तेज आवाज़ ने कहा वहाँ से खड़े हुए और सबको दहला दिया। थोड़ी हिम्मत जुटाकर वो बच्चों को देखने गए तो वो ठीक थे। कुछ खरोंचें आई थी। नीता जी भी वहीं थी। उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी, वो तो बस पत्थर बन चुकी थी। अभिषेक को होश नहीं आया था अभी। प्रीति के अंतिम संस्कार भी करना था, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हॉस्पिटल ने ही उनका संस्कार किया। आदित्य जी बच्चों के साथ बैठे थे और नीता जी भी। पुलिस उनका बयान ले रही थी कि तभी आदित्य को याद आया कि वो नीता जी का कार खुद ड्राइव करने की जिद और कार से धक्का देना उनके अंदर एक गलतफहमी जन्म ले चुकी थी। तभी एक डॉक्टर आई और उन्होंने नीता जी और आदित्य जी से कहा कि जल्दी चलिए, अभिषेक को होश आ गया है, लेकिन वो कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। दोनों वहां पहुंचे तो अभिषेक चिल्ला रहा था और आदित्य जी को देखकर उनके पास आया। भैया देखें, देखें ना, ये सब क्या बोल रहे हैं, हमारी प्रीति मर गई। और राघवेंद्र भाई साहब और भाभी आकृति भाभी, ये सब क्या बोल रहे हैं? बोलिए ना भैया, ये झूठ है ना, ये सच नहीं हो सकता है ना भैया? कुछ बोलिए भाभी, आप बोलिए, प्रीति कहाँ है? उसे कहो मैं ठीक हूँ, बुलाओ उसे। प्रीति, प्रीति कहाँ हो तुम यार, आ जाओ ना, मर जाऊंगा उसके आपके बिना। भैया बुलाओ ना उसे, भैया भैया बोलिए ना, कहा। और वो राघवेंद्र भाई साहब को कहा, बुलाओ ना, उनको बुलाओ प्लीज़ भैया। आदित्य ने उसे ज़ोर से हिलाया और चिल्लाते हुए कहा, होश में आओ छोटे, वो सब छोड़ गए हमें, अभिषेक छोड़ गए, नहीं आएंगे वो
कभी नहीं। अभिषेक जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। आदित्य जी ने उसे संभाला, वो अभी बिलख रहा था। आ, भैया सब खत्म हो गया, हमारा प्यार, हमारा परिवार, सब। प्रीति एक तेज आवाज और फिर गहरी शांति। अभिषेक भी अपना शरीर छोड़ चुका था। छोटे छोटे कुछ बोलना। आदित्य जी ने उसे हिला रहे थे, लेकिन बेजान शरीर में कोई हरकत न थी। डॉक्टर्स ने देखा तो आदित्य जी से कहा, सॉरी, ही इज नो मोर। अभिषेक, मेरे भाई। आदित्य जी की आह निकल गई। सब उनके दर्द को महसूस कर रहे ही सिहर उठे थे। नीता जी की रुलाई अब फूट पड़ी थी। उनकी आंखों से दर्द बह निकला था। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि सबकी रूह कांप उठी थी। अभिषेक को डॉक्टर्स ने उठाया और उसके शरीर को घर भिजवाने की तैयारी करने लगे। अनिकेत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने में लगा था। तभी आदित्य जी उठे और गुस्से से नीता जी से कहा, ये सब आपकी गलती है का नतीजा है। आज हमारा परिवार खत्म हो गया। ना आप जिद करती ना ये होता। कभी माफ़ नहीं करेंगे हम आपको। आज के बाद कभी हमारे सामने मत आइएगा, नहीं तो हम क्या कर बैठेंगे हम नहीं जानते। इतना कहकर उन्होंने सौर्य को उठाया और जाने लगे। तभी सौर्य ने पौनी का हाथ पकड़ लिया और पौनी ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अंकल, सौरू को मत ले जाओ ना, सौरू मत जाओ ना, आप हमसे दूर। लेकिन आदित्य जी का गुस्सा उन बच्चों के आगे नहीं पिघल पाया और उन्हें अलग करके वहाँ से चले गए। अपने गुस्से में ये तक भूल गए कि इसमें नीता जी के साथ भी गलत नहीं थी, क्योंकि गाड़ी का ब्रेक फेल थे और काम किसका था ये उनके ध्यान में आया ही नहीं। उनका गुस्सा उन पर हावी हो चुका था, जिसका नतीजा रहा कि बच्चे अलग हो गए। नीता जी का हाल बहुत बुरा था। वो मंजर इतना दर्दनाक था कि किसी को भी तोड़ देता, लेकिन वक्त हर जख्म को भर देता है। नीता जी ने अपनी बेटी के लिए जीना शुरू किया, अपना बिजनेस किया और मुकाम तक ले पहुंची। इसी बीच कई बार कोशिश की कि वो आदित्य जी को समझा सके, लेकिन हमेशा निराशा हाथ लगी उन्हें। अब वर्तमान का हाल। आदित्य जी अब सब बोलते हैं, अब सब कुछ तो आप छीन चुकी हैं, तो क्या अब हमारा बेटा भी छीनना चाहती हैं आप भाभी? हमने इसे हमेशा खुद से दूर रखा ताकि इसे कुछ ना हो, आपकी नज़र इस पर ना पड़े। लेकिन अफसोस, अभी कोई देर नहीं हुई है। चलिए सॉरी, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। आदित्य जी सौर्य का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाने लगे। तभी पौनी ने सौर्य का हाथ पकड़ लिया और कहा, अंकल प्लीज़ सौरू को दूर मत करिए, हमसे बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। नीता जी, भाई साहब मत करो इन बच्चों को दूर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। आदित्य जी बोलते हैं, चलो सौर्य, और सौर्य को वहां से खींच कर ले गए। पौनी का हाथ सौर्य के हाथ से छूट गया। वो नीचे बैठकर रोने लगी। मम्मा, जो 10 साल पहले हुआ था। फिर उसके बाद बोलती है, सौर्य, सौरू, मम्मा सौरू, हम नहीं रह सकते उनके बिना। मम्मा प्लीज़ मनाइए अंकल को ना। क्यों क्यों, जब हमारा साथ लिखा ही नहीं था तो हमें मिलाया क्यों? क्यों, अब तो जी रहे हैं थे ना उनकी यादों में, क्यों भगवान फिर से उन्हें लाए हमारे लाइफ में? मम्मा, मम्मा क्यों हम हर बार अलग हो जाते हैं? हमारा कसूर क्या है, बताओ ना। नीता जी उसे रोते बिलखते देख रही थी। वो अपने आप को बहुत मजबूर और हेल्पलेस महसूस कर रही थी। भगवान जी, क्यों आपने हमारी बेटी की ज़िंदगी में इतने दुख लिखे? कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको सब कुछ सही करना ही होगा। कुछ देर के बाद पौनी उठकर अपने कमरे में चली गई और अपने बेड पर उल्टी लेट गई और वो तकिए में अपना चेहरा छुपा के रो रही थी। नीता जी ने भी उसे कुछ देर अकेले छोड़ दिया ताकि उसका मन हल्का हो जाए। उधर जब आदित्य जी सौर्य को लेकर निकल गए तो सौर्य उन्हीं की तरफ देख रहा था। वो उन्हें ही निहार रहा था। उसने देखा कि उनके चेहरे के भावों को जो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं थे। बहुत कुछ चल रहा था सौर्य के दिल में, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। कुछ देर के बाद दोनों घर पहुंचे। गुस्से से कार से उतरकर सौर्य ने घर के अंदर चला गया और आदित्य जी भी उसके पीछे पीछे गए। पीछे से ही उसे आवाज़ लगाई। आदित्य जी ने, सौर्य रुकिए। सौर्य, नहीं पापा, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, आज आपको हमारी बात सुननी ही होगी। बताइए पापा, हमने ऐसा क्या किया जो आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? आप जानते हैं हम प्यार करते हैं उनसे, फिर भी। आदित्य जी बोलते हैं, सौर्य आप उनके पीछे मत पड़िए, हम पहले ही सब कुछ खो चुके हैं, अब आपको नहीं खो सकते। सौरू, सौर्य, सौरू नहीं पापा, सौर्य, क्योंकि ये नाम तो आपने 10 साल पहले ही छोड़ दिया था बोलना, जब आपने हमें पौनी से दूर भेज दिया था लंदन। हम बस 13 साल के थे
कब से अकेले रह रहे हैं। उसे उस अकेलापन से हमारे साथ ही थी जो बस पौनी की यादें। आपको तो बस अपना बिजनेस से प्यार था जो राघवेंद्र पापा के जाने के बाद आपको संभालना था। अरे पापा, छोटी माँ ने तो आपसे अपना हक भी नहीं मांगा, ना ही अपना हिस्सा जो छोटे पापा का था। सब कुछ था आपके पास, फिर भी आज भी आप उन्हें गलत समझ रहे हैं। आदित्य जी बोलते हैं, सॉरी, चुप हो जाइए, बिल्कुल समझे, हमें कुछ नहीं सुनना है, आदित्य जी ने गुस्से में कहा। सॉरी बोलता है, क्यों पापा, आपको क्या लगता है आप उनके घर जो बोल के आए हैं उस बात पर हमें विश्वास है ही नहीं। हम जानते हैं पापा सच्चाई उस रात की जब अभिषेक चाचू का संस्कार करके आप आए थे। सब कुछ सुन चुके थे हम, वो एक्सीडेंट, वो टायर पंक्चर, वो सब अनके चाचू का किया धरा था, है ना आदित्य जी। हाँ, आप ये क्या बोल रहे हैं, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जिम्मेदार नीता भाभी हैं, समझे। आदित्य जी आंखें चुराते हुए बात कर रहे थे। उस रात अगर वो जिद नहीं करती तो ड्राइव करने की और हमारे साथ कार से नहीं कूदती तो आज सब साथ होते। सौर्य बोला, वाह पापा वाह, आप अपने बेटे से ही नज़रें चुराकर झूठ बोल रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उस रात ब्रेक फेल किए गए थे हमारी कार के, और आपको धक्का छोटी माँ ने नहीं मम्मा ने दिया था पापा। आदित्य जी हैरान थे सब सुनकर, क्योंकि इस बात को तो अब तक उन्हें पता ही नहीं था। सॉरी, हैरान मत होइए पापा, उस रात जब छोटे पापा ड्राइव कर रहे थे तो ट्रक हमें ही मारने के लिए सामने से आ रहा था। तब मैं छोटी माँ के गोद में बैठा था और मम्मा उस खतरे को भांप चुकी थी। मम्मा ने छोटी माँ से धीरे से कहा कि हमारे बच्चे और आदित्य जी का ध्यान रखना, और इतना कहते ही उन्होंने छोटी माँ को इस तरह से धक्का दिया कि जिससे मैं, पौनी, छोटी माँ और आप बाहर गिर गए और ट्रक अपना काम करके चला गया। आदित्य जी के आंखों में आंसू थे जिन्हें वो छुपा रहे थे। पापा, आपने हमेशा उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जिससे जिसके वो हकदार भी नहीं थे, और वजह हम जानते हैं पापा, अच्छे से जानते हैं। लेकिन हैरानी मुझे इस बात की है कि सब कुछ जानते हुए आप चाचू को अभी भी पैसे देते हैं, क्यों पापा। इतना क्या लालच आपको पापा की अपने बेटे का प्यार तक नहीं दिखता आपको। इस अधूरे प्यार के साथ हम जी नहीं पाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब आप अपने बेटे को भी खो देंगे। इतना सुनते ही आदित्य जी ने एक जोरदार थप्पड़ सौर्य के गालों को रसीद कर दिया और गुस्से से कहा, जाइए अपने रूम में, हमें और कोई बात नहीं करनी आपसे, समझे। सौर्य वहाँ से गुस्से में अपने रूम में चला गया और सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगा और रो रहा था, चिल्ला रहा था कि 10 साल का सैलाब था उसके अंदर जो आज बाहर आने का वो बेताब था। पौनी, हम नहीं जी सकते आपके बिना। हम कभी माफ़ नहीं करेंगे आपको पापा, कभी नहीं। सौर्य बहुत रो रहा था और उसे देख देख आंखें किसी और की भी नम थी जो उसके रूम के बाहर से निहार रही, और वो आंखें थीं आदित्य जी की, जिनसे आप अपने बेटे की दुख देखा नहीं जा रहा था। अचानक उनका फ़ोन बजा और वो दरवाजे की तरफ पीट करके बात करने लगे। हाँ बोलो। नहीं नहीं, तुम कुछ मत करना, मैंने अलग कर दिया है उन्हें, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। आदित्य जी बात करके वहाँ से कार लेकर निकल गए और ड्राइव करते करते यादों में खो गए। 10 साल पहले आदित्य जी अभिषेक का संस्कार करके लौटे थे कि वहाँ पुलिस आ गई पूछताछ करने। आदित्य जी ने उन्हें सब कुछ शुरू से बताया, टायर पंचर होना, ब्रेक फेल, बेकाबू ट्रक का आना, सब उन्हें बता देते हैं। तभी उसे याद आता है कि ब्रेक फेल हुई कैसे, वो टायर पंचर हुआ। वो अकेले बैठकर बस यही सब सोच रहे थे, तभी अनिकेत आया और आदित्य जी से कहा, अनिकेत भैया आगे क्या करना है, मेरा मतलब है कंपनी का, इसमें राघवेंद्र भाई साहब का भी हिस्सा है। तो आदित्य जी, ये कंपनी सौर्य और पौनी के नाम है और उनके नाम पर ही रहेगी। मेरी नाराज़गी राघवेंद्र जी से नहीं, भाभी जी से है ना, कि बच्चों से जब उनकी शादी होगी तब सिर्फ इनकी ही होगी। अनिकेत बोलता है, लेकिन भाई साहब आप इनकी शादी का सोच भी कैसे सकते हैं, ये सब नीता भाभी की वजह से हुआ है, अगर वो जिद ना करती तो ये सब नहीं होता, ना तो टायर पंचर होती। आदित्य जी ने अनिकेत की बातों से हैरान हो गए और उसकी बात बीच में काटते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता अनिकेत कि ड्राइविंग की जिद भाभी ने की थी, तुम तो वहाँ थे भी नहीं, और टायर, इस बारे में तो बस पुलिस को पता है, तुम ये सब कैसे जानते हो। अनिकेत के चेहरे के भाव बदल गए थे, वो मुस्कुरा रहा था और आदित्य जी
उसे हैरानी से देख रहे थे। अनिकेत बोलता है, बहुत समझदार हैं आप भाई साहब, लेकिन अफसोस इस सब के लिए बहुत देर हो गई है। आप इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं? यह सब मेरा किया धरा है। उस दिन जब आप दोनों ने मुझे बेइज्जत करके निकाला था कंपनी से, उसी दिन से आपकी बर्बादी सोच रहा था। उस रात गाड़ी का टायर मैंने ही पंचर किया था और एक ट्रांसमीटर सौर की पैकेट में लगा दिया था, जिससे मैं सब कुछ सुन सकता था और आप लोग तो आसानी से फंस गए। हाँ हाँ, वो ट्रक मैंने ही भिजवाया था आपको ठोकने के लिए, लेकिन अफसोस आप चारों बच गए और ये कंपनी अब भी मेरी नहीं हुई। आदित्य जी अब गुस्से में थे बहुत। उन्होंने गुस्से में को अनिकेत का कॉलर पकड़ लिया और, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे 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 भाई साहब, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अभी तो आप सब कुछ जानते भी नहीं। आपको अपनी पत्नी और दोस्त की लाश भी अब तक नहीं मिली। अगर आखिरी बार उन्हें देखना चाहते हैं तो चुपचाप मेरे इशारों पे चलते रहिए। चलिए एक सरप्राइज़ देते हैं आपको बड़े भैया। दोनों वहाँ से एक जगह चले गए, जहाँ का नज़ारा देखकर आदित्य बिल्कुल सुन्न हो गया। उसके सामने उसकी पत्नी आकृति और भाई जैसे दोस्त का इलाज चल रहा था। दोनों कोमा में थे। आदित्य जी भागकर उनके पास गए तो उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग सुन्न हो गया था। तभी पीछे से आवाज़ आई, अगर आप चाहते हैं ये दोनों सही सलामत रहें तो आपको जो मैं कहूँ वही करना होगा, नहीं तो। आदित्य जी, नहीं नहीं अनिकेत, तुम जो कहोगे वही करूँगा। इन्हें कुछ मत करना। अनिकेत, ठीक है भाई साहब। अब वर्तमान में कुछ देर बाद आदित्य जी अपनी यादों से बाहर आए और गाड़ी एक घर के आगे रुकी और वो घर के अंदर चले गए, और 5 मिनट के बाद एक गाड़ी और रुकी जो उनका पीछा कर रही थी, जिससे आदित्य जी अनजान थे। आदित्य जी की कार एक घर के सामने रुकी और वो घर के पीछा कर रहा था, और वो था सौर्य, और वो भी उनके पीछे अंदर गया। आदित्य अंदर चले गए, लेकिन कोई था जो उनके छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। आदित्य जी, अनिकेत से हिम्मत कैसी हुई हमें धमकी देने की, और कितना कुछ छीनोगे तुम हमसे। इतने साल अपने बेटे को खुद से दूर रखा और अपने दोस्त अपनी पत्नी सबसे दूर हो गया, अपने ही बेटे की नज़रों में गिर गया तुम्हारी वजह से। और क्या चाहते हो तुम? अनिकेत बोलता है, हाँ हाँ भाई साहब, छीना तो आपने है हमसे ये सारी प्रॉपर्टी। जिसके लिए मैंने ये सब किया था, वो कंपनी जो सौर्य और पौनी के नाम की गई। आदित्य, हम तुम्हें वो कंपनी दे चुके थे। अनिकेत, तुमने अपने कर्मों से उसे डुबोया है, और हर बार तुम्हारी मदद के लिए, लेकिन हर बार तुमने वही किया। क्यों मुझसे मेरे परिवार को दूर किया है, और आज तो तुम मुझे उन्हें मारने की धमकी दे बैठे। अनिकेत, कहते हैं ना भाई साहब कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप भी कुछ वैसे ही हैं। मैं तो आपको हर हाल में तड़पना देखना चाहता हूँ। आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया, और अब आपको यही सज़ा मिलेगी। मना किया था ना आपको कि सौर्य और पौनी को एक नहीं होने चाहिए, तो वो कैसे इतने पास आ गए और आपको पता भी नहीं चला। आदित्य जी बोलते हैं, शुभ तुमसे दूर हुआ है क्योंकि वो सच्चाई जानता है। उसे बस मेरी कसम ने बांध रखा है, नहीं तो वो सौर्य को भी बता देता। और रही बात पौनी और सौर्य की, तो वो तुम भी जानते हो, ये जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है, जिसे तुम और मैं कभी नहीं तोड़ सकते। अनिकेत अब गुस्से में आ गया था और आदित्य जी से कहा। अनिकेत बोलता है, अच्छा लेकिन भाई साहब, दो जिंदगी तो मेरे हाथ में है ना। जब मैं चाहूँगा वो आपसे अलग हो जाएंगे। आदित्य जी भी गुस्से से चिल्लाए, अनिकेत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की भी। अनिकेत बोलता है, हाँ हाँ, हिम्मत तो बहुत है, देखना चाहेंगे। जोर से अपने नौकर को आवाज़ लगाते हुए दिनेश, दिनेश एक एक करके दो लोगों को व्हील चेयर पर बाहर ले आया और उन पर बंदूक तान दी। आदित्य जी जोर से चिल्लाए, नहीं नहीं अनिकेत, ऐसा मत करो। देखो, तुमने जो कहा मैंने हमेशा माना। तुम इन दोनों को कुछ मत करो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे बच्चों को तो अलग कर दिया है, और क्या चाहते हो। अभी तुम देखो, मैंने आज भी दोनों। अनिकेत ने बोला, ये हुई ना बात, इसी तरह अपनी औकात में रहा करो, आप तो सबके लिए अच्छा होगा। अब ये आपकी आखिरी वार्निंग है, अब आप जा सकते हैं, और जाने से पहले मिल लीजिए अपनी पत्नी और दोस्त से। हाँ हाँ, इतना कहकर अनिकेत वहाँ से चला। सौर्य अब तक सारी बातें सुन चुका था और गुस्से में भी था, और आंसू से उसकी आंखें लाल थी,
लेकिन उसने गुस्से में अपना आपा नहीं खोया। वो इतनी देर सब कुछ छुप कर सुन रहा था, लेकिन अब जब उसे अनिकेत वहाँ से चला गया तो उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ और छोटे पापा से बात कर रहे थे। सौर्य बहुत गुस्से में भी था और खुश भी, क्योंकि आज उसे पता चल चुका था कि उसकी माँ अभी जिंदा है। आदित्य जी बैठे उन्हें कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो राघवेंद्र, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ होंगे फिर से। और तुम जानते हो राघवेंद्र, हमारी पौनी बिल्कुल आपके जैसी है, वही तेवर, वही गुस्सा, सब। और आकृति जी, आपकी दोस्त आज भी बहुत स्ट्रांग है और आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा है। आज तो रिश्ते की बात करने चला गया खुद ही, लेकिन आज भी हमने उसका दिल तोड़ दिया। आज फिर से हमने उन्हें अलग कर दिया। न जाने किस बात की सज़ा भुगत रहे हैं हमारे बच्चे, लेकिन हमें विश्वास है उनके प्यार पर। उनका प्यार एक दिन सब ठीक करेगा। चलो हम चलते हैं, फिर आएंगे आप दोनों से मिलने। इंतज़ार होगा जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे और हमसे बात करेंगे। इतना कहकर आदित्य तेज कदमों से नम आंखें लेकर बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि कुछ दूर एक कार खड़ी है, पर उन्होंने सोचा कि ये तो शौर्य की कार है। कहीं शौर्य पीछे से शौर्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाँ पापा, हम यहीं हैं और हमने सब कुछ देख लिया है और सुन लिया है। इतना कहते ही शौर्य आदित्य जी के गले लगा कर रो पड़ा। आदित्य जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो शौर्य को संभाल रहे थे। आदित्य कहते हैं, शौर्य बेटा चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। शौर्य, नहीं पापा, मम्मा और छोटे पापा वो यहाँ कैसे? आदित्य जी बोलते हैं, पहले घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। अगर अनिकेत ने हमें यहाँ ऐसे देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, चलो घर चलें। सौर्य ने भी हाँ में सर हिला दिया और दोनों अपनी अपनी कार से घर निकल गए। कुछ देर में दोनों घर पहुँचे और सोफे पर बैठ गए। काफ़ी देर तक दोनों में शांति पसरी रही तो सौर्य अचानक से बोला, पापा ये सब? आदित्य जी सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब आकृति ने भाभी जी और हमें तो बाहर धक्का दे दिया था, लेकिन हमें पता नहीं चला वो भी कूद गई राघवेंद्र के साथ। लेकिन अभिषेक और प्रीति पीछे होने की वजह से नहीं निकल पाए। उन्हें और राघवेंद्र को काफ़ी चोट लगी थी और दोनों वहीं खाई में गिर गए थे। लेकिन कहते हैं ना बेटा, जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। वो दोनों एक पत्थर पर जा गिरे थे और जब आप सब लोग बेहोश थे तब पापा वहाँ देखने आए थे कि काम हुआ या नहीं। ये आवाज़ थी ऊपर से आते हुए शुभ की, जो नीचे आते हुए बोला, हाँ भाई, मैं सब जानता हूँ, बस बड़े पापा की वजह से चुप था। उस दिन जब आप बेहोश हुए तब पापा वहाँ आए थे देखने की कि काम हुआ या नहीं। तभी उन्होंने देखा कि राघवेंद्र अंकल और बड़ी माँ नीचे थे और आवाज़ लगा रहे थे। वो उन्हें वहाँ से ले गए ताकि वो आगे उनके ज़रिए ये बड़े पापा से कुछ भी करवा सकें। उस दिन जब अभिषेक चाचू का संस्कार करके बड़े पापा बैठे तब पुलिस आती है पूछताछ के लिए। तब इन्होंने सब बताया उन्हें और तब मैं भी वहीं था, लेकिन सोफे के पीछे छुपा क्योंकि मैं पुलिस से डर गया था। मैं बहुत छोटा था। तब पुलिस के जाने के बाद पापा आए और जब पापा के मुंह से वही सब निकला जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, बड़े पापा समझ गए थे कि ये पापा का काम है। आदित्य जी, हाँ, और तभी उसी ने सब बताया मुझे। उसके बाद अनिकेत ने उन दोनों को कैद कर लिया। उन्हें बस नींद के इंजेक्शन देता था ताकि वो कमज़ोर हो जाएं और भाग ना सकें। उनके इस हालत का फ़ायदा उसने उठाया। जो कंपनी पौनी और आपके नाम पे थी, हमें उनके नाम पर करनी पड़ी, लेकिन अफसोस उसे अनिकेत ने डुबो दिया। अभी भी वो कोई न कोई बिजनेस शुरू करता है और डुबो देता है, जिसका हर्जाना हमें भरना पड़ता है। वो जानता है कि आप और पौनी एक हो गए तो सारी जायदाद आपकी हो जाएगी, नहीं तो ट्रस्ट में जाएगी। लेकिन अगर आप अलग होते हैं तो ये जायदाद घर के वारिस की होगी, जो आप और शुभ हैं। सौर्य अब सब समझ चुका था। सौर्य, तभी वो हमें अलग करना चाहते हैं। शुभ बोला, हाँ भाई, इसीलिए आपको मार कर वो मेरा यूज करना चाहते हैं ताकि उन्हें जायदाद मिल सके। उस दिन हॉस्पिटल से निकलते हुए भी उन्होंने पौनी और आपको देख लिया था, तभी से वो आप पर नज़र बनाए हुए थे। इसीलिए बड़े पापा ने आपको खुद से दूर करना सही समझा। तब से मैं बड़े पापा के साथ रहा हमेशा। उन्होंने आपको लंदन भी इसीलिए भेजा ताकि आप सुरक्षित रहें। सौर्य की और बाकी सबकी आंखें भी नम थीं। सौर्य अपने पापा के घुटने के पास बैठ गया और उनका हाथ पकड़ते हुए कहा कि पापा, अब सब ठीक होगा, हम साथ होंगे। अब आपके सौर्य और शुभ सब सही कर देंगे, देखना। आदित्य जी भी प्यार से उनका सिर सहलाकर बोले, हमें यकीन ही है
आप दोनों पर बेटा। चलिए अब सो जाएंगे। सब कल सोचते हैं क्या करना है और तीनों अपने रूम में जाकर सोने लगे। अगले भाग में आज का भाग कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें।